हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 12th का न्यूक्लियाई चैप्टर, और अब हम आ गए हैं न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लेकिन बड़े ही आसान डेरिवेशन होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय लगाए शुरुआत करते हैं और लेके चलते हैं आपको पहले वाले कॉन्टेंट की तरफ। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, मतलब यहां पे एक लाइन पे ही पूरा काम खत्म होने वाला है, पूरा डेरिवेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, देख ले भाई क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियर साइज की बात चल रही है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी की भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है न्यूक्लियर साइज की। ठीक है, तो न्यूक्लियर साइज में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स शोज दैट वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन मास नंबर। अब जरा मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जरा उस पर आ जाया जाए। ठीक है, एक बार जरा बस तुम एक बार समझ लो, क्या तुम जानते हो कि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, है ना, और लिख दो कि सर आपने इस टाइम स्टैम्प पे पूछा था कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। अच्छा, मैं स्फीयर के पीछे क्यों पढ़ा तुमको पता है? बिकॉज न्यूक्लियस को ऐसा माना गया है कि न्यूक्लियस का जो शेप है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अ स्फीयर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। तो मैं अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस पूछूं तो आप मुझे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर करो और जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ, आंसर लिख करके आओ भाई। स्फीयर का रेडियस क्या आर के बराबर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, वीडियो पॉज कर दिया, आंसर लिख दिया, चलो वापस आ जाओ। अब जरा देखना, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर जो होता है ना बेटा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर जो होता है बेटा, वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है, ओके डन। अब जरा न्यूक्लियस की बात कर ली जाए, तो यहां पे जो किसी भी न्यूक्लियस का जो न्यूक्लाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, जो न्यूक्लियाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या होता है बेटा? वो ऐसा होता है, x मतलब नेम ऑफ द एलिमेंट, उसके बाद a मतलब मास नंबर, और नीचे आता है z। z का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। z का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। जरा लिख लें इसको, z का मतलब एटॉमिक नंबर। और आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर जो होता है ना बेटा, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं? पक्का श्योर हैं आप लोग? एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? दिस इज नथिंग बट जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं, लेकिन अगर आपने किसी भी कारणवश न्यूक्लियाई चैप्टर का मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर मिस कर दिया होगा, तो मेरी गुजारिश है कि एक बार आप जाकर के उसको भी देख लें, वहां पर भी चीजें बहुत सुपर एक्सप्लेन करके रखी हुई थी। ठीक है, चलिए, तो Z का मतलब क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, और जो A यहां पे आ रहा है बेटा, दिस A का मतलब होता है मास नंबर। इस A का मतलब क्या होता है? मास नंबर। अब ये मास नंबर जो होता है ना, वो दरअसल किसके बराबर होगा पता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के समेशन के बराबर। तो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जरा गौर करें, यहां पे Z का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, और अगर न्यूट्रल आइटम है, जो कि आइटम न्यूट्रल ही होता है, तो Z का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मैं कह सकता हूं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाली बात दिमाग में बैठ गई सही से? पक्का डन है? चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो एक काम करो, चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी क्या सिखाया कि किसी भी न्यूक्लियस से अगर बात की जाए, तो न्यूक्लियस इज बेसिकली स्फेरिकल। न्यूक्लियस इज बेसिकली स्फेरिकल। तो अगर मैं आपसे न्यूक्लियस का वॉल्यूम पूछ रहा हूं, तो आप मुझे स्फीयर का वॉल्यूम बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो एक ही बात हो जाएगी ना, बिकॉज न्यूक्लियस इज बेसिकली स्फेरिकल। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ये मैंने बता दिया, न्यूक्लाइड रिप्रेजेंटेशन। Z क्या होता है? X का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ द एलिमेंट। X का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? नेम ऑफ द एलिमेंट। चलिए, मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। चलो बहुत शानदार, ये वाला केस तो अपना डन हो चुका है।
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ये शो करते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा ना, दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन मास नंबर। अब इससे हमें क्या समझ में आएगा, तो अब जरा गौर करें, हम इससे क्या चीज विड्रॉ करेंगे। देखो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। सही बात है, ठीक है। मैं इसी के नीचे पूरा कर रहा हूं, ये प्राइमरी स्टेटमेंट है, ये प्राइमरी स्टेटमेंट है कि भैया आपको निकालना तो है दरअसल न्यूक्लियर साइज के बारे में आपको करनी है बातचीत। तो न्यूक्लियर साइज के बारे में बातचीत करनी है, इसका मतलब वी आर कंसर्न्ड अबाउट द रेडियस, ठीक है। तो न्यूक्लियर साइज का मतलब यह है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। सही जा रहे हैं अपन पूरा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास नंबर। ये सवाल, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा ना बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास नंबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इसके बाद देख क्या होता है, इसके बाद ना कई जगह ऐसे लिख देते हैं कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, और बच्चे घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए था, उसके बाद अचानक से 4/3 पाई कहां चला गया, सीधे ए कैसे आ गया ये। तो जरा गौर फरमाइए आप, देखिए जैसे मान लो x इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी टाइम्स वाई है, ठीक है। तो यहां पे x इज द वेरिएबल, मान लो कि x इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू y पर डिपेंड कर रही है, तो y इज ऑल्सो अ वेरिएबल। बट यहां पे जो a b और c है ना, दिस इज कांस्टेंट। यहां पे जो a b और c है ना, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट। तो आप इसको दरअसल ऐसे लिख देते हैं, x एक प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगता है और सारा कांस्टेंट गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे a b और c कांस्टेंट थे, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगा, सारा कांस्टेंट गायब हो गया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ y बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, y बचा। अब हमारे वाले केस में ये जो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, दैट वाज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर था। तो मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल जो है वो सारा जो कांस्टेंट है वो खा जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पाई और 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देयरफॉर वो तो पूरा गायब हो जाएगा, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए ही बचना लाजमी है। आया समझ कि नहीं आया, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल जो होता है वो सारे के सारे कांस्टेंट को गायब कर देता है। पक्का, डन। चलो, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज फिर तो मैं वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर आ ही रहा था। हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो, कुछ भी ज्ञान की बात क्या है ना, मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ओके, डन हो गया। तो आर क्यूब क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू ए आ गया है। बेटा अब आप एक बात समझिए, टेक क्यूब रूट, टेक व्हाट, टेक क्यूब रूट। जैसे आप यहां पर क्यूब रूट लेंगे, जैसे आप यहां पर क्यूब रूट लेंगे तो कहानी क्या डेवलप होगी, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए आ चुका है। जब जैसे आपने यहां पे क्यूब रूट लिया तो आर क्यूब का जब हटेगा, पूरा क्यूब रूट लेने पे क्यूब हट गया यहां से, तो अब क्या बचेगा, आर बचेगा प्रोपोर्शनल टू, बेटा पहले ए था। क्यूब रूट लेने का मतलब क्या होता है कि पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना, पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान ले x इज इक्वल टू y की पावर 9 है, ठीक है। मैंने बोला कि क्यूब रूट ले ले, तो क्यूब रूट लेने का मतलब होता है कि पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। x की पावर क्या था 1, मल्टीप्लाई कर दे 1/3 से, x की पावर 1/3। y की पावर क्या थी 9, y की पावर क्या थी 9, इसका क्यूब रूट लिया मतलब मल्टीप्लाई कर दे पावर को 1/3 से, तो कितना बचेगा 3 बचेगा ऊपर। आया समझ के नहीं आया, ठीक है। तो क्यूब रूट लेने का मतलब पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लेने का मतलब होता है कि पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो बेटा, तो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए था, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, ए की पावर 1/3। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, डन। चलो ठीक है। अब एक काम करना बेटा, जैसे ना हम लोग ने जितनी पढ़ाई कर ली अब तक, तो हम लोग ने जो फॉर्मूले रटे हुए हैं अब तक, वो फॉर्मूले कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल पर बेस्ड नहीं है, वो फॉर्मूले इक्वल टू के सिंबल पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनैलिटीज को हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा तो यहाँ पे लाजमी सी बात है कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो आएगा, और राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि a की पावर 1/3 की मौजूदगी पहले से ही है, ठीक है। a की पावर 1/3 चल रहा है पहले से। अब जैसे मैंने इक्वल टू लगाया तो यहां पे आ जाएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है आर नॉट, इसे कहा जाएगा आर नॉट, ठीक है। दिस इज इंपेरिकल कांस्टेंट, ठीक है। इंपेरिकल कोई बंदे का नाम नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। फॉर्मूला बनाने के टाइम पे जो कांस्टेंट आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे, उसे कहा जाता है इंपेरिकल कांस्टेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में कई बार आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में।
केमिस्ट्री में आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा। ये कलर ले ले, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो जो आर नॉट आ रहा है ना, दिस आर नॉट इज द एम्पिरिकल कांस्टेंट। फॉर्मूला बनाने के टाइम पे आता है कांस्टेंट, तो कॉल्ड एज द एम्पिरिकल कांस्टेंट। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, आर नॉट ए की पावर 1/3। मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं न्यूक्लियर साइज की बात कर रहा हूं ना, तो वी आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट रेडियस। किसका रेडियस सर, न्यूक्लियस का रेडियस, ऑब्वियसली, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए, ये मैं लिखा कैसे बेटा, यही तो पूरा स्टेटमेंट की जान है। शो दैट वॉल्यूम, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ने शो किया है कि वॉल्यूम जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, ठीक है। उसी पे हमने चलना स्टार्ट करा, फिर क्यूब रूट लेने का मौका आ गया, क्यूब रूट लिया, यहां तक पहुंच गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर नॉट आ गया, विच इज बेसिकली एम्पिरिकल कांस्टेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर ये एम्पिरिकल कांस्टेंट है तो एवरीबडी वांट्स टू नो द वैल्यू ऑफ दिस एम्पिरिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो जरा इसकी वैल्यू देख लीजिए बेटा, 1.2 फर्मी, ठीक है। क्या होता है ये, 1.2 फर्मी मीटर होता है। तो 1.2 फर्मी मतलब, फर्मी का मतलब क्या है, 10 टू द पावर -15, और मीटर्स में है आंसर, तो मीटर्स में आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी मीटर या 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑब्वियसली मीटर्स में ही होगा, बिकॉज दिस इज द मास नंबर, दिस इज द मास नंबर विच इज बेसिकली अ प्योर नंबर ओनली, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होगा ना, तो राइट में भी क्या आना चाहिए, डिस्टेंस। आर क्या है, डिस्टेंस, रेडियस है ना, तो मीटर्स में था, तो आर नॉट भी क्या होगा, मीटर्स में। आई बुरी बात समझ, पक्का श्योर हो, ठीक है। तो ये था अपने पास कि भैया अगर किसी न्यूक्लियस के आप साइज की बात करो ना, मतलब आपको ये स्टेटमेंट तक पहुंचना है कि r इज इक्वल टू आर नॉट, ए की पावर क्या होता है, 1/3। पक्का डन हो चुका है, पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां पे दिल बनाया गया है। दिल का सिंबल मतलब दिल में रख लो, इंपॉर्टेंट चीज है वो, पक्का। चलो एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी में फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब जरा इसको गायब करते हैं बेटा यहां से, ठीक है। अब ये अपना पूरा केस हो चुका है। अच्छा आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि जो अपना फॉर्मूला आया था ना, r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये दरअसल ये बताना चाह रहा है कि जो रेडियस होता है ना, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास नंबर, ठीक है। तो रेडियस या किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज होगा, रेडियस डिपेंड्स ओनली ऑन द मास नंबर, depends only on mass number, ठीक है। मास नंबर बोले तो ए, मास नंबर बोले तो ए। आगे पूरी बात समझ में, जितना ज्यादा मास नंबर होगा ना, उतना ज्यादा जो न्यूक्लियस है वो फैला हुआ होगा, बड़ा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। चलो ओके डन, ये वाला केस डन हो चुका है। अब अगला वाला केस आ रहा है अबाउट न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। अब न्यूक्लियर डेंसिटी में क्या बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स वॉल्यूम। ये तो होता ही है ना, ठीक है। अगर आप डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होती है, रेशियो होती है मास का और किसका बेटा, वॉल्यूम का, ठीक है। अच्छा यहां पे ना एक छोटी सी बात, पहले इस बेसिक फॉर्मूले पे लाने से पहले आपको मैं जरा सा ना एक अलग चीज बता रहा हूं, कभी कभी वो काम आ जाता है। डेंसिटी की यूनिट वैसे तो क्या होनी चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या होनी चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए इन एसआई यूनिट, ठीक है, इन एसआई यूनिट। लेकिन अगर आप बात करें इसकी इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट, अगर आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, जरा गौर करो। किलोग्राम के लिए सिर्फ ग्राम आ जाएगा, और मीटर क्यूब की जगह पे क्या चले आएगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। क्या चले आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ना दरअसल कभी कभी अगर सवाल में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है, और वो देते कैसे हैं, G/cc, G/cc से समझो कि ये क्या है, ये डेंसिटी गिवन है, और वो भी क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। बट आपको ऑब्वियसली उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन द टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट। आप इसे कन्वर्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट। तो G/cc को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो करते हैं कैसे, अब जरा गौर करें। देखिए न्यूमेरिकल्स में कई बार ऐसा होगा यार कि G/cc गिवन है बट एसआई यूनिट चाहिए आपको, तो वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब चाहिए, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, जरा गौर करो। देखो कन्वर्जन ऑफ G/cc मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एसआई होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एसआई क्या होता है बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, जरा गौर फरमाना। अब देखो आ जाए आ जाए आ जाए,
जैसे मान लो अगर 1 ग्राम पर सीसी गिवन है, ठीक है, मतलब 1 g/cc गिवन है, इसका मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम्स को लेके बेफिक्र रहो, पर और नीचे क्या आ गया है, सेंटीमीटर क्यूब। तो कई लोग इसको ऐसा भी समझ लेते हैं कि शायद सेंटी अलग है और सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो कई लोग इसको लिखेंगे तो ऐसे ही ना, सीएम क्यूब। अब कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ मीटर का क्यूब है, जबकि ऐसा नहीं है, ये पूरे सेंटीमीटर का क्यूब है। तो सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। मैं चाहूं तो एक बार एक को कहीं ना कहीं इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का अपने आप में मतलब क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पे कैसे करेंगे प्रोसीड, देखो भाई 1 ग्राम्स को बिल्कुल मत छेड़िए, नीचे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब, जिसका बेसिक मतलब है पूरे सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। अब जरा गौर करना, ऊपर मुझे किलोग्राम चाहिए, ठीक है, ऊपर मुझे क्या चाहिए, किलोग्राम चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, अगर मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा भाई साहब, अगर मैंने के लगा दिया तो के का मतलब क्या होता है, 10⁻3। अब भैया इक्वेशन को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 10⁻³ मुझे खुद से लगाना पड़ेगा। अपन ऐसा महसूस नहीं करते हैं, अगर राइट में मल्टीप्लाई करा 2 से तो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, या बोल दो कि राइट में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से, ताकि इक्वेशन जो है वो बाकायदा बैलेंस रहे। तो वही बैलेंसिंग का काम मैंने यहां पर भी कर दिया। मुझे ग्राम दिख रहा था बट मुझे केजी चाहिए था, तो मैंने केजी के लिए के लगा दिया। के का मतलब क्या होता है, 10⁻3, उसको बैलेंस करने के लिए 10⁻³ लगा दिया। अपॉन नीचे के बारे में जरा ध्यान देना, सेंटीमीटर का क्यूब है, तो सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻²। इसका क्यूब लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था ये, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या आ रहा है, 10⁻3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10⁻3 केजी चल रहा है। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 10⁻² मीटर का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब एक काम करो, 10⁻6 को ऊपर लेके आ जाओ, तो 10⁻6 ये +6 हो जाएगा, +6 -3 करो, 10⁻³ हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या बचेगा, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसका सीधा साधा मतलब ये हुआ, जिसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि 1 g/cc मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर कहीं पे गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे जैसे ही ऐसा यूनिट्स में, तो वो आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल पेश किया था ना, ये कोई ऐसे रैंडम डेटा नहीं है, दिस इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये एड ऑन पॉइंट आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, दिस इज बेसिकली द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। चलो ये वाली बात समझ में आ गई। तो एक काम करें बेटा, जल्दी आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और एक और डेटा मैं आपको दे देता हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको बता दिया जाए। लिख लिया बेटा इसको, 3 2 1 रेडी गो डन डन। चलो चलो चलो, ये वाला हो चुका, वाटर की बात कर ली। अगर आपको डेंसिटी चाहिए ना एयर की बेटा, तो एयर की डेंसिटी होती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी अपने पास किसकी हो जाएगी, एयर की हो जाएगी। ये वाली बात पूरी क्लियर हो चुकी है। चलो इसका तो क्या ही स्क्रीनशॉट लेना, अब जरा थोड़ा सा ना इसके ऊपर फोकस कर लो, उसके बाद काम अपना खत्म हो जाएगा। डेंसिटी निकालना है किसी न्यूक्लियस का, तो डेंसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक काम करो, सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं जल्दी। चलिए ठीक है, बहुत शानदार, इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया होगा, ट्राई तो कर ही लिया होगा। तो भाई अगर डेंसिटी निकालनी है तो कौन सा बड़ा काम हो गया, डेंसिटी निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बट इस बार ना हल्का सा पॉइंट घुमा हुआ है, बिकॉज यहां पे आपको डेंसिटी निकालनी है, तो निकालनी किसकी, डेंसिटी आपको निकालनी है इस बार न्यूक्लियस की, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर ये अपने पास रहा न्यूक्लियस, ये रहा अपने पास न्यूक्लियस, है ना। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होंगे मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर होंगे मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इसके अंदर होने वाले हैं बेटा मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके अंदर होने वाले हैं मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको अभी से बता देता हूं। जैसे अगर आप प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, अगर आप बात करते हैं प्रोटॉन की, तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन
अगर एक प्रोटॉन की आप बात करें ना बेटा, तो मास ऑफ वन प्रोटॉन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, वो होता है 1.67 10 टू द पावर -27 kg अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आप न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन बस जरा सा भारी होता है, न्यूट्रॉन बस जरा सा भारी होता है। तो अगर मास ऑफ वन न्यूट्रॉन निकालना है, अगर आपको निकालना है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बस जरा सा भारी होता है। तो कितना होता है, उसका मास हो जाता है 1.6723 इनटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -27 kg। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये अपने पास मास ऑफ वन प्रोटॉन था और ये अपने पास हो गया है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बस जरा सा ही हल्का सा भारी होता है। लेकिन अब ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसको अपन कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन बोलेंगे। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन बोलेंगे। नाउ अब एक बात सुनना, यहां पे दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है, तो हम ना एक वेरिएबल ले लेंगे अपने हिसाब से m। ठीक है, अब ये जो मैंने m वेरिएबल लेके रखा हुआ है ना, m इज बेसिकली द एवरेज मास, m इज बेसिकली द एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली दे कैन बी टर्म्ड एज न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास वैसे ही बहुत बराबर था, ऑलमोस्ट बराबर ही था। न्यूट्रॉन बस जरा सा भारी होता है। तो यहां पे हम क्या बोल देते हैं इसको कि m, छोटा वाला m इज द एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। इट इज द एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है पक्का? ठीक है, अब एक बात सुनो, जैसे मान लो एक बैग है, ठीक है, बैग का मास ना के बराबर मान लेते हैं। अब उस बैग के अंदर ना मान लो 4 बॉल्स रखी हुई हैं, हर बॉल का मास जो है वो 100 ग्राम है। तो अगर हर बॉल का मास 100 ग्राम है तो 4 बॉल्स का मास कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। तो वैसे ही अब यहां पे दरअसल न्यूक्लियॉन्स रखे हुए हैं, एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास कितना है, m के बराबर। अब इसके पास इन टोटल कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो यहां पे a नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है ना बेटा, दिस इज सॉरी, ये जो a है दिस इज एटॉमिक मास, मास नंबर है ये। तो मास नंबर जो होता है ना बेटा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। दिस इज बेसिकली इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या आपको यह वाली बात समझ में आ गई है? पक्का समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा गौर करें, अगर एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास हम m मान के चल रहे हैं तो टोटल न्यूक्लियॉन्स, एक तरह से टोटल न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा, टोटल न्यूक्लियस का मास हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर। आया समझ में कि नहीं आया? न्यूक्लियस कंप्राइज्ड ऑफ बेसिकली न्यूक्लियॉन्स। तो अगर आपको न्यूक्लियस का मास निकालना है तो आप सारे न्यूक्लियॉन्स का मास निकाल दो ना, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं कि अगर आपको निकालना है मास ऑफ न्यूक्लियस, अगर आपको निकालना है मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज बेसिकली इक्वल टू मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, इज बेसिकली इक्वल टू मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, इज बेसिकली इक्वल टू मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। अब जरा गौर करें, अगर आपको मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, मैं मास ऑफ न्यूक्लियस के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूं, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो जब डेंसिटी आप निकालना चाहेंगे न्यूक्लियस की, तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस तो आपको चाहिए पड़ेगा ना, बाकी वॉल्यूम में कोई बड़ी बात थोड़ी है, वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे आराम से। वॉल्यूम क्या है, न्यूक्लियस स्फेरिकल सी चीज होती है, तो स्फेरिकल बॉडी का अगर स्फेरिकल बॉडी है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, कौन सी बड़ी बात है। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। अब एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास क्या लेके रखा है अपन ने, इसको अपन ने m लेके रखा है। एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास क्या लेके रखा है अपन ने, m लेके रखा है। यहां पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, यहां पे a नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो मास क्या हो जाएगा, m इंटू a, एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ, बस शुरू होती बात खत्म हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का श्योर हो? ठीक है, तो एक काम करो, जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो बोलता हूं कि नोट ही करते हुए चलो, है ना, वो बेहतरीन रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते हुए चलो, उसके बाद फिर कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं। जल्दी करना प्लीज बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि आपसे कहा गया है कि आपको निकालना है यहां पे डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, या न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। यहां तो बस स्टेटमेंट देके रखा है कि यार आप कहीं भूल ना जाओ कि डेंसिटी निकलता कैसे है। तो डेंसिटी निकलता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, उसका रेशियो है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा इसका पूरा रेशियो जो डेंसिटी है ना, वो अब निकालना स्टार्ट करते हैं। करें शुरू, चलो आ जाओ।
डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर डेंसिटी, वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी आप कहना चाहें इसको, ठीक है। तो डेंसिटी अगर निकालना है, डेंसिटी का पहली बात तो ये है कि सिंबल जो होगा ना, रिप्रेजेंटेशन फिगर, वो रिप्रेजेंटेशन सिंबल जो होगा वो रो होगा, चलेगा आपको इतना, चलो ओके डन। अब जरा गौर करें, यहाँ पे एम वगैरह क्या होता है, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना, या जो भी आपने नोट करा होगा ना अभी, जो मैंने अभी जस्ट कहा था नोट करने के लिए, उसी के साथ कंटिन्यूएशन में इसको लिखते हुए चलना है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अलग टॉपिक है ये अलग टॉपिक है, जिसका मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया था ना, उसी के साथ कंटिन्यूएशन में अब आपको ये लिखते हुए चलना है। चलो चलो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकलना है, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा फिर यहां पे वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। चलो यहां तक कोई परेशानी नहीं हो रही है, ओके डन। अब जरा गौर करें, अगर आपको न्यूक्लियस का मास निकालना है तो आप कैसे निकालोगे बेटा, एक न्यूक्लियन का मास क्या होता है, छोटा वाला m के बराबर होता है, वो हमने मान के रखा हुआ था, वही मैंने कहा था कि इसके पहले वाले स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको लेने का मौका दिया था ना, वहां सब लिखवा के रखा हुआ है, उसी से तो कैरी ऑन कर रहा हूं। तो छोटा वाला m क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। अब यहाँ पे उस न्यूक्लियस के पास कितने सारे न्यूक्लियॉन्स मौजूद होंगे, तो a नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन ले ले 35Cl17, तो उसका मास नंबर कितना है, 35 है। इसका मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर इन टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे, नंबर वाइज अगर चेक करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला करके 35 होंगे, 35 होंगे, जिसमें से हम जानते हैं कि 17 तो प्रोटॉन ही है, तो बाकी बचे हुए 18 जो है वो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। इट्स एज सिंपल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक न्यूक्लियन का मास तो m के बराबर होता है, हमारे पास है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, हमारे पास a नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, उसके बाद जरा इसको अब डिवाइड भी तो लगाना पड़ेगा, तो डिवाइड कैसे लगाएंगे इसको, वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, भूलना मत इसको, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 करूंगा तो वो 3 ऊपर, पाई इंटू आर का क्यूब, पाई इंटू अब आर का क्यूब करना है, इसको बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये तो बेसिक फॉर्मूला आ चुका है, अब ये आर जो है ना इसको बिल्कुल मत भूलना, आर हम निकाल चुके थे न्यूक्लियर साइज से। अब जरा गौर करो क्या निकाला था, तो एक काम करता हूं मैं इसको ना अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, अभी के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, बिकॉज मुझे अभी काम तो पड़ेगा, इसका काम तो इसका पढ़ने वाला है। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। तो एज वी ऑलरेडी नो, एक बात हम जानते हैं बेटा, न्यूक्लियर साइज में जो हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू, उसके बाद एक एम्पिरिकल कांस्टेंट आ रहा था, और उसके बाद मास नंबर की कुछ पावर आया करती थी। तो एक काम करो, अगर तुमको फॉर्मूला याद है, आज ही के लेक्चर में पढ़ा है, तो वीडियो को पीछे मत करना, ना ही नोट्स पलटना, जो अभी तुम्हें इंस्टेंटेनियसली याद आ रहा है वीडियो को पॉज करके कॉमेंट सेक्शन में जाओ, वो वाला आंसर लिख दो कि सर इस टाइम स्टैम्प पे आपने दरअसल एक सवाल ऐसा पूछ लिया था जो इसी लेक्चर में आपने पहले पढ़ा के रखा हुआ है, तो ये रहा इसका आंसर, हमको याद है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से काम आपने कर दिया होगा। अब जरा वापस आ जाओ और मैं आपको बता दूं कि एज वी ऑलरेडी नो दैट, जो फॉर्मूले की मैं आपसे बात कर रहा था वो फॉर्मूला क्या है, एज वी ऑलरेडी नो कि R इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था इंपेरिकल कांस्टेंट R नॉट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि मास नंबर की कुछ पावर थी, वो पावर थी 1/3। तो एज वी ऑलरेडी नो दैट कि R इज इक्वल्स टू R नॉट a टू द पावर 1/3 होता है। नाउ हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है R क्यूब की, हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा, हमें रिक्वायरमेंट है R क्यूब की। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R नॉट का क्यूब, a की पावर 1/3 है। जब आप a की पावर 1/3 है, जब आप इसका क्यूब रूट, जब ये पहले से क्यूब रूट के फॉर्मेट में जब आप इसका क्यूब लेंगे तो फिर क्या बचेगा, a बचेगा, बस इतनी सी बात आ गई। अब जो ये आया था, अब एक काम करा जाए, r क्यूब आपको मिल चुका है, बस r क्यूब को यहां भर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो मैं इसको लिख भी देता हूं कि पुटिंग वैल्यू किसकी, पुटिंग वैल्यू ऑफ r कहां पुट करने वाले हो बेटा, इनटू फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, डेंसिटी मिलने वाली है। डेंसिटी के पीछे हम पड़े हुए थे, तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, 3ma था, वहां तक बिल्कुल मत छेड़ो, 3ma था, 3ma रहने दो, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 4 पाई r क्यूब था, ठीक है, 4 पाई। अब एक काम करो, r का क्यूब करो, r का क्यूब करोगे तो r नॉट का क्यूब इंटू a आ जाएगा, r का क्यूब करोगे तो r नॉट का क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब एक काम करो बेटा, a से a को गायब करो,
अब एक काम करो बेटा, ए से ए को गायब करो, तो मास नंबर यहां से, मास नंबर यहां से बिल्कुल निपट गया। तो उसके बाद जो बचेगा वो आपके समक्ष कुछ इस कदर रहेगा, रो इज इक्वल टू 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। एक बात आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं क्या? देखो m क्या होता है? m इज द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का मास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg वाला। नाउ द थिंग इज दिस, इस वाले फॉर्मूले के अंदर एक भी ऐसा पैरामीटर नहीं आ रहा है जो अलग अलग एटम्स के लिए बदले। जैसे मान लो अगर इस फॉर्मूले के अंदर z आता, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले के अंदर मान लो z आ रहा होता, तो z जो है ना वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता कि डेंसिटी जो है वो z पे डिपेंड कर रही है। अब हर अलग अलग आइटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने वाला है, तो डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी। मान लो अगर Z पे डिपेंड नहीं भी करता, तो अगर A पे डिपेंड करता, A का मतलब क्या होता है? मास नंबर। ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर। अब अगर डेंसिटी की वैल्यू अगर मास नंबर पर डिपेंड करती, वो तो कट गया, मास नंबर कट गया तो गायब हो गया ना। मान लो अगर गायब नहीं होता, अगर डेंसिटी जो है वो मास नंबर पर डिपेंड कर रही होती, तो मैं क्या बोलता कि भाई साहब अलग अलग एलिमेंट आप लेंगे तो अलग अलग मास नंबर आएंगे। अब अगर अलग अलग मास नंबर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी भी अलग अलग होगी फॉर अलग अलग एलिमेंट्स। फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स डेंसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी अकॉर्डिंगली। बट द थिंग इज दिस कि डेंसिटी ना ही Z पे डिपेंड कर रही है ना ही A पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है ना बेटा, वो हर न्यूक्लियस की सेम होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो हर न्यूक्लियस की सेम होती है। फॉर एग्जांपल मान लो जिस कमरे में अभी आप बैठे हैं, मान लो उस कमरे में अगर 10 लोग भर दिए गए, तो आप बोलेंगे भाई डेंसिटी बढ़ गई है, डेंसर हो गया, डेंसर हो गया। तो उस कमरे में 10 लोग भर दिए गए तो फिर डेंसर हो गया। अब एक काम करो, कमरे का साइज अगर डबल कर दिया मैंने, है ना, बट जो लोग पहले 10 थे उनको भी डबल कर दो, 20 कर दो। अब अगर 20 लोग भर गए तो फिर डेंसिटी सेम ही रह गई ना। आया समझ के नहीं आया? डेंसिटी आप तब बोलते कि डेंसिटी बहुत बढ़ गई है जब उतने ही कमरे में 20 लोग एक्स्ट्रा आ जाए। आई बात समझ? तो होता क्या है कि यहां पे जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है ना वो दरअसल कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग नाइदर ऑन द एटॉमिक नंबर नाइदर डिपेंडिंग ऑन द मास नंबर। आया? तो किसी भी न्यूक्लियस की तुम बात कर लो, उसके लिए यही फैक्टर रहेगा तुम्हारे सामने डेंसिटी का। तो न्यूक्लियस क्लोरीन का हो या न्यूक्लियस हीलियम का हो, सबकी डेंसिटी सेम होती है, सबकी डेंसिटी सेम होती है, ठीक है। चलो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए डेंसिटी चेंज होने वाली है, एटॉमिक नंबर चेंज होगा, मास नंबर चेंज होगा, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अब ये जो वैल्यूज हैं जरा वैल्यूज पुट कर दें, तो पुट ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल द कंसर्न्ड वैल्यूज, ठीक है। जैसे हम सारी की सारी कंसर्न्ड वैल्यूज को पुट इन कर देंगे इसके अंदर, तो डेंसिटी हमारे सामने क्या निकल करके आने वाली, जरा गौर फरमाएं, 3। उसके बाद m का मतलब क्या होता है? दिस इज बेसिकली मास ऑफ, एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो आप उसको ले सकते हैं ना 1.66 या 1.67, देखो दोनों ही ले सकते हैं यार, बहुत ही नाजुक सा अंतर है। तो 1.67 या 1.66 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ये तो मैंने मास को पुट इन करा है, ये तो मैंने बस मास को पुट इन करा है। अब उसके बाद नीचे क्या आने वाला है? 4। उसके बाद पाई आने वाला है, पाई का मतलब क्या होता है? 3.14। पाई का मतलब क्या होता है बेटा? 3.14। उसके बाद आर नॉट का आप क्यूब करेंगे। अब जरा गौर करें, आर नॉट जो होता है ना, ये दरअसल इंपेरिकल कांस्टेंट था, साइज ऑफ न्यूक्लियस वाले हेडिंग के नीचे मैंने पूरा पढ़ा के रखा है इसी लेक्चर में, पहले वाला डेरिवेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर नॉट क्या होगा? इंपेरिकल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1.2 फर्मी। तो 1.2 10 टू द पावर माइनस 15, बट गलती मत करना, यहाँ पे आर नॉट का क्यूब करना है, तो यहाँ पे आप क्यूब लगा दे। ऑब्वियसली कोई इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाला है, बट फिर भी कोई इंसान आपकी गलती ना पकड़ ले, है ना, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसका क्यूब लगा के रखें। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे ना बेटा, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो जो आपका आंसर आएगा 2.29 10 टू द पावर 17, और सब कुछ एसआई यूनिट्स में आ रहा है, ठीक है। डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है, दिस इज नथिंग बट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये आंसर भी अपना किस में आ रहा है? केजी पर मीटर क्यूब में आ रहा है। तो ये रही हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी आ गई, और इसको लिख भी देंगे अपन कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम for all the elements, is same for all the elements, nuclear density is same for all the elements। हर एलिमेंट की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। पक्की बात है? चलो अब एक काम करना, इस वाला जो ये जो आंसर आ रहा है ना इसका 2.29 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको दिल में बसा के रखना, अति इंपॉर्टेंट, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया।
चलो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का आपका पूरा कार्यक्रम जो था वो हो चुका है बेटा डन, है ना। अब ये रहा न्यूक्लियर डेंसिटी के ऊपर ही एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो जल्दी से आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में आके बता देना, उसके बाद मैं चेक कर लूंगा। बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बना होगा तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है इसका यार, जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। इस सवाल को आप लोगों ने देख लिया होगा, जो भी आपका आंसर आया होगा कमेंट सेक्शन में डाल ही दिया होगा। अगर आ गया है सटीक आंसर तो बहुत जबरदस्त, अगर किसी कारणवश चूक गया, भूल चूक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं अब। ठीक है, चले आ जाए। एग्जैक्टली किन किन चीजों के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है? तो सर पहले तो यहाँ पे बातचीत हो रही है आयरन के बारे में। ठीक है, पहला जो एलिमेंट गिवन है वो तो आयरन गिवन है, और दूसरा जो एलिमेंट गिवन है वो गिवन है सर यूरेनियम। बहुत ही हैवी न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, तो यूरेनियम गिवन है। अब यहाँ क्या पूछा है? ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई। ठीक है, तो मतलब पहली बात तो यहाँ पे रेडियस का जो है वो आपको रेशियो रिक्वायर्ड है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज? तो दूसरे वाले का आंसर मैं पहले ही दे देता हूं। न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन्स सेम। मैंने बताया था भाई साहब कि कोई सा भी न्यूक्लियस हो, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो, उसकी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो सेम रहती है। वो कितनी होती है? मैंने बताया था 2.29 10⁻17। ठीक है, ऐसा यूनिट डेंसिटी है, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होती है भाई साहब न्यूक्लियस की डेंसिटी। अब कोई सा भी एलिमेंट हो, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो सेम रहने वाली है। तो जब रेशियो लेंगे तो दो सेम तरह की चीजों का रेशियो क्या होता है? 1:1, खत्म। तो न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन्स सेम for nuclei of all the elements, for nuclei of all the elements, हर एलिमेंट के न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो सेम ही रहती है फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, दैट इज, और वो भी न्यूक्लियस डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? ऊपर लिखी हुई थी, आंसर में फ्रेम कर देता हूं, 2.29 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब इसका रेशियो निकाला जाएगा ना, ठीक है, देयरफॉर रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, भाई दो सेम तरह की चीजों का रेशियो जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा आंसर? 1:1। ठीक है, मतलब अगर आप डेंसिटी निकाल लो किसकी? आयरन की, और फिर उसका रेशियो निकाल लो डेंसिटी विथ यूरेनियम, तो जब सेम तरह की चीजों का रेशियो निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/1। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 1:1। काम खत्म। इतनी बात समझ में आ गई? इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। ठीक है, ये अपने पास डेंसिटी का पूरा मसला जो अपन ने क्लियर कर दिया है। 3 2 1 रेडी गो डन। अब इसके बाद जो मौका आता है वो आता है कि आप रेडियस का जो इसका रेशियो होगा ना वो निकाल दिया जाए। तो रेडियस के लिए ना थोड़ी सी कहानी, आपको बैक स्टोरी पता होनी चाहिए। मैंने बताया था कि न्यूक्लियर साइज जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे हमने एक चीज फिगर आउट कर ली थी कि रेडियस r = क्या आ गया था बेटा? R0। मास नंबर की पावर क्या आ गई थी? 1/3 आ गई थी। ठीक है, जिसमें R0 क्या होता है? एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है? 1.2 फर्मी आती है। फर्मी बोले तो 10⁻⁻15। ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। R = R0। R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर। ठीक है, R = R0 a⁻1/3। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे ना आपको रेडियस का ही तो रेशियो निकालना है। किसका रेडियस बेटा? पहले आयरन के ले लेंगे, उसके बाद फिर निकाल लेंगे यूरेनियम का। ठीक है, चलो देखो, नाउ R = R0 a⁻1/3। ठीक है, तो जब हम इसका रेशियो निकालना शुरू करेंगे तो रेशियो R1/R2। देखो भाई, जिसका नाम पहले गिवन है उसको फर्स्ट डिनोशन दे दिया, जिसका नाम बाद में गिवन है उसको सेकंड डिनोशन हमने स्वयं अपनी तरफ से दे दिया। ठीक है, तो R1 का मतलब R0 a⁻1/3, तो A1 लेंगे। A1 का मतलब मास नंबर किसका होगा बेटा? आयरन का होगा। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? R0। मास नंबर लेंगे दूसरे वाले का, दैट इज यूरेनियम का, उसकी पावर क्या है? 1/3। 1/3 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जब आप R1 और R2 का रेशियो निकालेंगे, R0 से R0 कट गया पहली फुर्सत में, तो यहां पे क्या बचेगा? A1 और A2, इसका रेशियो बचेगा, पावर क्या होगी इसकी? 1/3। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? A1 अपॉन A2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक?
इतना पूरा सही चल रहा है, चलो ठीक है। तो अब जब यहां पे आप R1/R2 करेंगे तो अब जरा गौर करना कि A1 मतलब मास नंबर पहले वाले न्यूक्लाइड के लिए कितना गिवन है भाई। देखो यार, जब भी ऐसा लिखा होता है जैसे 56 Fe 26 लिखा हुआ है, तो जैसे आप ये देखो 56 Fe 26 लिखा हुआ है, तो भाई ये तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है ना, ये Z हो जाएगा। ये जो 56 यहां पे लिखा हुआ है ना, दिस इज द मास नंबर, दिस इज द मास नंबर, उसको अपन बोलते हैं A, ठीक है। तो मैं तो अभी इसी से कंसर्न हूं ना, मास नंबर से कंसर्न हूं मैं अभी। किससे कंसर्न हूं? मास नंबर से कंसर्न हूं। तो यहाँ पे A1/A2, A1 कितना आ रहा है मतलब मास नंबर, मतलब ये ऊपर वाला फैक्टर चेक करो, ठीक है। तो ऊपर आ रहा है 56, और नीचे कितना आ रहा है बेटा? नीचे आ रहा है मास नंबर दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का मास नंबर कितना है? 238। कितना है बेटा इसका मास नंबर? 238। और इसकी पावर क्या है? ऑब्वियसली पावर तो वही है ना, 1/3। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, बहुत शानदार। जब आप इसको फर्दर ऑन सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपका आंसर कितना आएगा? इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.617। यूनिट तो बिल्कुल ही मत पूछना, बिकॉज रेशियो है सेम तरह की चीजों का, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है। आया समझ? तो ये रहा आपका पूरा फाइनल आंसर। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी में आपको आगे लेके चलना है। जल्दी करना प्लीज बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर करें इसको। अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बेसिक पूरा फंडा जो है वो क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद क्या है बेटा? आइसोटोप्स आ गया। तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या आएगा? आइसोटोप्स हो गया, फिर आइसोबार्स आएगा, आइसोटोन्स आएगा। तो ये 3 तरह की चीजें भी आपने मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में पढ़ के रखी हुई है, बट कोई मसला नहीं है, यहां भी देख लेते हैं। आइसोटोप्स आएगा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आइसोबार्स, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आइसोटोन्स। ये 3 चीजें हैं जो कि हमें आज पूरा कमांड बनाते हुए चलना है इसके ऊपर। और बड़ी नाजुक चीजें हैं, बड़ी सिंपल चीजें हैं, कुछ भी टफ नहीं है यार इसके अंदर, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को एकदम बेसिक से पढ़ते हुए चलते हैं ना, तो आगे जब आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं तो आपको टफ नहीं लगता है। क्यों टफ लगता कब है? जब आपने बेसिक को स्किप कर दिया है, सीधे मेन मैटर के ऊपर आ जाते हैं, तो लगता है टफ। मैंने कैसे बना के रखा है लेक्चर? एक लेक्चर के अंदर बेसिक भी है, फिर मेन कॉन्टेंट भी है, फिर बेसिक भी है, फिर मेन कॉन्टेंट भी। जैसे यहाँ पे हमने क्या चीज देखी थी? पहले न्यूक्लियस को पूरा समझा, स्ट्रक्चर समझे, कंपोजिशन थ्योरी समझी, और उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट था न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी, उससे हम गो थ्रू हो गए। आया समझ? तो वो पूरा प्रोसेस बड़ा स्मूथ लगा होगा आप लोग को। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आइसोटोप्स की बात हो रही है भाई साहब। सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स के लेकर के ना एक सिंगल लाइन होती है। आइसोटोप्स वो है भैया जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर। जब मैं आइसोबार्स की बात करूंगा ना, तो आइसोबार्स में क्या होता है? सेम मास नंबर होता है। आइसोबार्स में होता है सेम मास नंबर। तो एक काम करो, तुम इसको ना अभी से ही लिखते हुए चल दो। जब आइसोटोप्स की बात की जाएगी तो आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है बेटा? सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद जब आइसोबार्स की बात करूंगा मैं, तो आइसोबार्स को यहां पे लिख दूंगा सेम मास नंबर, ठीक है। चलो यहां पे क्या चीज लिखी हुई है, जरा थ्योरी पढ़ लो उसकी। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, सेम एलिमेंट आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर। इसी की मैं तुमसे बात कर रहा था, व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट्स या फिर डिफरेंट मास नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट इसका मास नंबर जो होता है ना, वो सबका डिफरेंट होता है। तो एक ऐसे एलिमेंट के बाकी सारे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द आइसोटोप्स। दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द आइसोटोप्स। एग्जांपल के तौर पे यहां पे जब हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1 2H1 3H1, ठीक है। यहां पे 3 देके रखे हुए हैं, 1H1 2H1 3H1। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि तीनों का मास नंबर अलग है। पहले का मास नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, लेकिन तीनों का जो एटॉमिक नंबर वो सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो दे आर बेसिकली आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होगा बेटा? आइसोटोप्स किसके होगा? हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे भर के आपके सामने एग्जांपल्स देके रखे हुए हैं। आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे हीलियम के देख लीजिए आइसोटोप्स। सबका मास नंबर अलग है, एक का 3 है, एक का 4 है, एक का 6 है, लेकिन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज बेसिकली सेम, 222। आया समझ के नहीं आया? सो दे हैव डिफरेंट मास नंबर्स ऑब्वियसली, बट दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है आप जानते हैं। अगर एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करेंगे तो एटॉमिक नंबर ही आपके पास दरअसल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है।
दिल में इस बात को बचा के रखो, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब अगर कोई न्यूट्रल एटम है, जो कि एटम तो बेसिकली न्यूट्रल ही है, ठीक है, सिंस एटम इज न्यूट्रल, तो देयरफॉर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो Z को आप सीधे तौर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, कोई मसला कोई परेशानी नहीं है। Z को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हाइड्रोजन की बात हो गई, ये हीलियम के होगा आइसोटोप्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कार्बन के आइसोटोप्स है, ये तो बड़ा फेमस होता है। ये जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं यहाँ पे, ये क्या है भाई साहब, एक का 10 है मास नंबर, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है। लेकिन सबका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम ही है ना, 6 के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये अपने पास एग्जांपल्स के लिए हो गए। उसके बाद एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्लाइड पे जो चीजें लिखी होती है ना, उसको आप ऐसे नजरअंदाज मत कर दिया करिए। जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बताया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में जो स्लाइड्स पे चीजें लिखी हुई हैं ये भी बहुत ज्यादा अच्छे से दिमाग में रखना, बिकॉज ये आपको हेल्प करेंगे अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम करने के लिए, ठीक है। चलो ओके, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एज आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कोई से भी दो पकड़ लो आइसोटोप, जैसे मान लो कार्बन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने पूरा नोट कर लिया क्या, एक काम करो ना, बाकी ये पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। फोर्थ वाले पॉइंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको क्लियर करूंगा। तो एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाता हूं बेटा, जल्दी करो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो हो गया हो गया हो गया, ठीक है। अब जरा गौर करें, यहां पे एग्जैक्टली मैं आपसे क्या बात करने वाला था। यहां पे क्या लिखा है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ऑब्वियसली सेम एटॉमिक नंबर है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, बट सिंस ना यहां पे क्या लिखा है, बट एज देयर एटॉमिक वेट्स या मास नंबर आर डिफरेंट, एटॉमिक वेट या इनका मास नंबर डिफरेंट है, तो इसी वजह से इनके पास अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। सबके पास न्यूट्रॉन्स की मात्रा सेम नहीं है, सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं, मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ कोई से भी दो आइसोटोप पकड़ रहा हूं, या अगर मैं सारे ही ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है, ठीक है। तो 10 11, फिर एक 12 वाला है, फिर एक 13 वाला है और एक 14 वाला है, ठीक है। अब आपको निकालने की, यार यहां पे देखो, सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 के बराबर, सबके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 के बराबर, लेकिन सबका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना उसकी मात्रा अलग अलग है, ठीक है। सबके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसकी मात्रा अलग अलग है। यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है आपको पता है ना, कि A माइनस जेड करेंगे आप, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, तब जाके आपको मिलते हैं बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो अलग अलग है। कैसे निकालेंगे बेटा, A माइनस जेड करो तो यहां पे बचे सिर्फ 4 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहां पे A माइनस जेड करो तो यहां बचे 5 न्यूट्रॉन्स, यहां बचे 6 न्यूट्रॉन्स, यहां बच रहे हैं बेटा 7 न्यूट्रॉन्स, और यहां कितने बच रहे हैं बेटा 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई बात समझ। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम होते हैं सारे आइसोटोप के, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये फोर्थ वाले पॉइंट को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए यहां लिख दिया मैंने। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा, जल्दी करो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो हो गया हो गया हो गया, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त, ठीक है। ये कहानी थी अपने पास फॉर आइसोटोप्स। अब उसके बाद किस पे आ गए, अब आ गए आइसोबार्स पे। आइसोबार्स आर द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट हो गए, तो आर द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैव द सेम एटॉमिक मास, ठीक है, सेम एटॉमिक वेट। तो यहां पे मैंने कहा था कि जब आप आइसोबार्स की बात करेंगे तो सेम, दे हैव सेम मास नंबर, ठीक है, दे हैव सेम मास नंबर, या फिर आप इसको बोल दीजिए कि दे हैव सेम एटॉमिक वेट्स, दे हैव सेम एटॉमिक वेट्स। या तो सेम मास नंबर बोल दो, या तो बोल दो कि दे हैव सेम एटॉमिक वेट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ तो नहीं हो रही है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे और कहानी में क्या डेप्थ है जरा वो चेक कर लेते हैं। तो आर द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑब्वियसली एलिमेंट्स डिफरेंट है, हैव द सेम एटॉमिक वेट, मास नंबर सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया बेटा,
यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, तो आइसोटोप का उल्टा हो गया। आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर था, यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, वहां पे डिफरेंट मास नंबर था, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सेम मास नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोबार कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसलिए होते हैं बिकॉज सबका अलग अलग एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी डिफरेंट ही होना पड़ेगा ना, बिकॉज दे हैव टू बी इक्वल टू ईच अदर सो दैट न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबके अलग अलग है तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा भी अलग अलग होगी, ठीक है, ओके। और उसके बाद एंड ऑल्सो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो फिर वो जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो भी डिफरेंट हो जाएगा। मतलब डिफरेंस की मैं बात क्यों करता हूं बेटा, बिकॉज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ही तो आपको देता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो वो भी सबका फिर डिफरेंट ही आने वाला है। ओनली द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन देम इज द सेम, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब एक बात है यार, ये जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना, दिस इज बेसिकली इवेल्युएटेड बाय मास नंबर, दिस इज बेसिकली इवेल्युएटेड बाय मास नंबर ओनली। और यहां तो पहले से ही बता दिया गया ना कि भैया मास नंबर सेम है, यहां तो पहले से ही बता दिया गया है ना कि भैया मास नंबर सेम है आइसोबार से। ये वाली बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल कोट करना हो तो ये रहा सोडियम का, ये रहा नियॉन का, ये यहाँ पे कैल्शियम है, आर्गॉन है और क्लोरीन है, ठीक है। ये जो अपने पास एग्जाम्पल्स हैं इन सब में सबसे खास बात यहाँ पे क्या है जरा देख लो, इन दोनों में जरा चेक कर लो। पहले तो ये दोनों का पेयर बन रहा है आइसोटोप्स के, आइसोबार्स के लिए, दोनों का मास नंबर क्या है, सेम आ रहा है। एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम का आर्गॉन का दोनों का मास नंबर सेम है 40-40। यहाँ पे क्लोरीन का जो है वो दरअसल कितना है, अब यहाँ पे क्लोरीन का जो है ना, इसके साथ में एक और चीज होगी बेटा, ऐड सल्फर, ठीक है। अगर आप सल्फर की बात करें तो इसका भी जो मास नंबर है वो 37 ही होता है, बस उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो इसके साथ में एक ये चीज है जो कि आइसोटोप बन जाएगी, आइसोबार बन जाएगी, आइसोटोप नहीं रहे, आइसोबार बन जाएगी, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। इतनी पूरी कहानी क्लियर है दिमाग में आप लोग के, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, मास नंबर सेम, मास नंबर सेम, यहाँ पर भी मास नंबर सेम हो रहा है, ऑब्वियसली बाकी चीजें यहाँ पे डिफरेंट हो रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ये वाला केस अपना डन हो चुका है फॉर आइसोबार्स, ठीक है। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ पे एक आध एग्जांपल और देके रखा हुआ है, यहाँ देख लो। सिमिलरली ये जो चीज है, ये जो दो एग्जांपल देके रखे हैं, दोनों का फिर अगेन क्या हो रहा है, इनका मास नंबर सेम आ रहा है, देख लो। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। अब ऑब्वियसली इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसके पास 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। दोनों का न्यूट्रॉन क्या है बेटा, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे एक ही न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मैंने बताया था A-Z का तो न्यूट्रॉन मिल जाता है। एक और एग्जांपल आइसोबार का, ये रहा आपके समक्ष प्रस्तुत, कार्बन का और नाइट्रोजन का, दोनों का मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर दोनों का ही डिफरेंट है। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 8, यहाँ पे कितने होंगे, 7 होंगे, बस काम खत्म, ठीक है। उसके बाद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स आर वाइडली डिफरेंट बिकॉज वो एलिमेंट ही अलग है भैया, वो एलिमेंट ही अलग है। सो दैट्स व्हाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर वाइडली डिफरेंट। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज मे बी आइडेंटिकल, कोई गारंटी नहीं है, दे मे बी आइडेंटिकल, बट सबसे प्यारा पॉइंट क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर वाइडली डिफरेंट। इस बात को आप समझ गए, ठीक है। चलिए ओके, अब ये वाली कहानी पूरी क्लियर है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया बेटा आपका आइसोटोन, ठीक है। मैंने बता के रखा था आइसोटोन में क्या होगा, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बस आइसोटोन्स क्या होंगे, यहाँ पे आइसोटोन्स आर द न्यूक्लाइड्स, ऐसे न्यूक्लाइड्स हैं जिसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बेसिकली वो सेम होने वाला है। तो इन देयर केस A-Z दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख दूं। अब किसकी बारी आ गई है, आइसोटोन्स की। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आइसोटोन्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है बेटा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, काम खत्म। दैट इज A-Z इज सेम, A-Z इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, पक्का श्योर है। तो चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, सिंपल सी कहानी थी ये तो यार।
ठीक है, अब एग्जाम्पल्स क्या कोट करके रखे हैं यहाँ पे, जरा गौर कर लिया जाए। यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ देखो, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, 37 माइनस 17 कर लो, 20 बचे। यहाँ पे भी 39 माइनस 19 कर लो, यहाँ पर भी कितने बचे, 20 बचे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन वाले केस में देख लो, कार्बन वाले केस में तो देख लो, यहाँ पर 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। कैसे पता, 16 माइनस 8 करने का, बिकॉज A माइनस जेड है, ठीक है। और यहां पर भी वही करना, A माइनस जेड करना, तो A कितना है 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, अपना आंसर 8 आएगा। सेम ही हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो ये रहा आइसोबार, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला काम भी खत्म हो गया बेटा। 3 2 1 रेडी गो डन, चलो हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो ये आपका जो लेक्चर था वो हो गया है समाप्त। अब बस बनता ये है कि जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने सीखा, उसको अच्छे से नोट करके रखें, अच्छे से बेहतरीन तरह से प्यारी से नोट्स बना लो, जिसमें बिल्कुल भी ऐसे खिचड़ी मत करना, ठीक है। जिस तरह से बता के रखा था उसी तरह से लिखते हुए चलना, तो फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर तुम उसको 1 हफ्ते के बाद भी रिवाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे पूरी बात समझ में, चलिए ठीक है। तो बस यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को, वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।